देखिए बच्चों, आज क्लास 12 और विषय भौतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे हम। चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसकी पहली यूनिट होती है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की में हम देखते हैं कि फिजिक्स में जो सबसे बड़ी ब्रांच है उसकी वो है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज रुकाया होता है, चार्ज बिल्कुल विरामावस्था में होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज मोशन में होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो गति की अवस्था में होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जो रेस्ट में है, इसमें जो पढ़ते हैं हम बल पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत विभव पढ़ेंगे और गॉस की थ्योरम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज की बात आ गई, तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई चार्ज होता क्या है। चार्ज के लिए एक आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक थे, थेल्स। दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने देखा कि जब अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर, और अंबर जो होता है वो कठोर पीला भूरा रंग का पदार्थ होता है। अंबर कठोर पीले रंग का भूरा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा गया तो उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, घास के तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके 1600 वर्षों पश्चात इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने अनेक प्रयोगों के आधार पर बताया कि अंबर ही नहीं, अंबर से अलग कांच, आबनूस, गंधक, लाख और ऐसे पदार्थ हैं, जब इनको रगड़ा जाता है तो इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थों को वैद्युतमय पदार्थ कहा जाता है, और वह कारण जिससे ये गुण उत्पन्न होता है विद्युत कहलाता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थों को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में जो अंबर होता है, ग्रीक भाषा में अंबर को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसके आधार पर वैद्युत आवेश की डेफिनेशन हो जाती है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि कोई चालक है, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक से गुजरने वाला जो आवेश होगा, प्रवाहित आवेश जो होगा वो 1 कूलाम होगा, अर्थात 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, और आवेश की जो बीमा होती है वो 80 होती है। अब इसके बाद देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ये होता है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का एक बीच में भारी भाग होता है, उस भाग को कहते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर जो होते हैं वो एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस जो होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर उतना, जो उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन पर उतना निगेटिव चार्ज होता है जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो परमाणु हुआ वो विद्युत उदासीन। जब परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी कि जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निगेटिव चार्ज, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो परमाणु हुआ विद्युत उदासीन। अब जब इस परमाणु से बाह्यतम कोई पदार्थ रगड़ा जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर जा सकता है या उस पदार्थ से आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से जाएगा, किसी पदार्थ को, मान लीजिए पदार्थ था कोई और इस पदार्थ को रगड़ा गया, इससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चूंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पदार्थ पर जो मात्रा होगी, जो परमाणु होगा, उस परमाणु पर जो मात्रा होगी वो पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। अधिकता जो होगी
वो पॉजिटिव चार्ज की होगी। इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि परमाणु पर पहले जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था। एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर दूसरे पदार्थ पर जाएंगे तो परमाणु में जो है पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई परमाणु पॉजिटिव है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ गया, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो नेगेटिव की अधिकता हो गई। नेगेटिव की अधिकता होगी तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है वो उसकी नेगेटिवता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए अभी हमने पढ़ा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने अपना एक नियम दिया था आवेशों के संबंध में। उसने कहा था कि दो अगर चार्ज हों, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, स्थिर आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है R। ये दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, या एक प्लस और एक माइनस भी हो सकता है। तो कूलाम ने अपने नियम के अनुसार बताया था कि दो स्थिर यानी कि एक ये चार्ज एक ये चार्ज दोनों रेस्ट में है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश है Q1 और Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर समझ लेंगे, कूलाम का नियम है, कूलाम साइंटिस्ट का नाम था और कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण जब होगा जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, प्रतिकर्षण जब होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी R उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिजिक्स में होता यह है कि प्रोपोर्शन के निशान को हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तब के स्थान पर रख देंगे, तब फोर्स हो जाएगा हमारा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², और इसका फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। बाद में सुविधा के लिए यदि Q गुणा सुविधा के लिए 1/4 पाई ε0 का जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है। तब जो फोर्स है हमारा, फोर्स हो जाता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम समीकरण 1 डाल देंगे। यदि ये जो निकाय है, यदि निकाय किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो, किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तब ये K कैपिटल होगा, तब F बराबर 1/4 पाई ε0 K और Q1 Q2 अपॉन R², तब फोर्स का रूप ये हो जाता है। परावैद्युत माध्यमों के लिए जो K का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। परावैद्युत माध्यम होगा परावैद्युत
पदार्थों के लिए, परावैद्युत पदार्थों के लिए जो K का मान होगा वो 1 से अधिक होगा, और धातुओं के लिए जो देखिए अभी बता दिया था, परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान होता है 1 से अधिक, और अगर धातु होगी तो धातुओं के लिए K का मान होता है अनंत। अब जो फोर्स आया है बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसे ये भी लिखा जा सकता है F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन बराबर है ε0 K। एप्सिलॉन को परावैद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन को परावैद्युतशीलता कहते हैं। तब एप्सिलॉन बराबर था ε0 K, तो K बराबर हो जाएगा ε/ε0। अब हम देखेंगे इसके बाद कि ε0 जो है इसकी आंकिक वैल्यू कितनी होती है, इसकी यूनिट कितनी होती है और इसकी बीमा क्या होती है। इसके लिए हम ε0 का आंकिक मान, मात्रक और उसकी बीमा देखेंगे। अभी बताया था आपको, वी नो दैट हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, ε0 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। कूलम के नियम में 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1/4π × 9 × 10⁹ बराबर हो जाएगा ε0। ε0 को यहाँ ले जाएंगे, 9 × 10⁹ को यहाँ ले आएंगे। ε0 बराबर 1/4 × पाई की वैल्यू होती है 3.14 × 9, 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे, 10⁹ हो जाएगी -9। मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसकी बीमा देखेंगे, ε0 की बीमा देखेंगे तो सी कूलम की बीमा होती है, कूलम आवेश का मात्रक होता है, और आवेश की बीमा होती है AT। इसकी 2 पावर है, पावर ऐसी लगा देंगे 2, नीचे n का मतलब न्यूटन, और न्यूटन जो है तो बल का मात्रक होता है, और बल की बीमा होती है mL/t-2। उसके बाद है m मीटर, और मीटर होता है लंबाई का मात्रक, उसकी बीमा होती है l की पावर हो जाएगी 2। अब देखते हैं, ऊपर हो गया a की पावर 2, t की पावर 2 अपॉन m की पावर m, l की 2 पावर ये होगी, एक ही होगी, l की पावर 3 और t की पावर -k2। जब ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की जब नीचे से ऊपर जाएगी तो 2 पावर तो ये हो जाएगी प्लस की, 2 पहले से ही है, तो t की पावर हो जाएगी 4 और a2, यानी कि एप्सिलॉन की जो बीमा हुई, एप्सिलॉन की बीमा होगी m-k1 l-3 t4 और a2। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो होता है किसी आवेश, कोई आवेश हो या आवेश का समुदाय हो, कोई वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखा परीक्षण आवेश को लिखते हैं Q0 से, जिसमें रखा परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब कोई आवेश, परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। तो उसके बाद जो आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा होती है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है।
वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण ये होते हैं कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से चलकर, पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इस तरह से चलती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। प्लस पर वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, माइनस पर वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। ये होती है, प्लस से चलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। पहला नंबर होता है वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा नंबर होता है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा ये सब वैद्युत बल रेखाएं, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है। तीसरा पॉइंट होता है कि कोई भी दो बल रेखाएं, ये पहली एक दूसरी है, ये पहली है ये दूसरी, कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि जहां एक दूसरे को काटेंगी उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्शी होंगी, जो कि असंभव है। तीसरा पॉइंट होता है कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। चौथा नंबर होता है वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं। परीक्षण आवेश जो होता है उसे क्यू नोट से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं, तब हो जाती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। फिजिक्स में नीचे वाली चीज़ को एकांक में पढ़ते हैं। ऊपर डेफिनेशन में बताया है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश, नीचे वाली चीज़ एकांक में पढ़ी जाएगी, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, यहाँ देखेंगे एफ फोर्स है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू नोट आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। उसकी जो बीमा होगी, न्यूटन बल का मात्रक है, बल की बीमा होती है mL/t-2, कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, उसकी बीमा होती है AT। नीचे वाली चीज़ों को ऊपर ले जाएंगे, m ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा, t की पावर -2 पहले से ही थी, एक नीचे से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -3, और a की पावर कितनी हो जाएगी -1। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो जाएगी mL/t-3 और a-1। अब देखेंगे हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ये बिंदु आवेश है, ये कोई पॉइंट है O जिस पर कोई आवेश रखा है +Q। बिंदु O से R दूरी पर, ये कोई R डिस्टेंस है, R दूरी पर कोई बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। टेस्ट चार्ज जो हमारा टेस्टर जो हम देखते हैं वो बता देता है कि कहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, कहाँ तक नहीं है। तो एक पॉइंट है O जिस पर +Q आवेश रखा है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम कर लेते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रख लेते हैं Q नोट। प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर F अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट हमारा टेस्ट चार्ज होता है, जो हमें पता होता है वहाँ पर हमें पता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें केवल फोर्स पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, फोर्स जो पढ़ा था कूलाम लॉ के अनुसार पढ़ा था कि दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्जों जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फोर्स पता होना चाहिए। तो कूलाम के नियमानुसार
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 के स्थान पर है Q, तो इसे Q कर देंगे। Q2 के स्थान पर है Q नॉट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे Q नॉट। दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो वो R ही रहेगी। परिभाषा क्या थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E बराबर F/Q नॉट। F का मान उठा के यहाँ रख देंगे। E बराबर 1/Q नॉट को आगे लिख लो। F की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह वही Q और Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। एक बात का और ध्यान रखेंगे, किसी भी डेरिवेशन में जो हम मानते हैं वो केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, उसका फाइनल रिजल्ट में कोई भी रोल नहीं होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हमें कंडीशन दी थी कि कोई, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। जो तीव्रता का फॉर्मूला आया है वो आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है। Q हमें डेरिवेशन के अंदर दिया होगा, जो यहाँ पर दिया था Q। R वो दूरी होती है जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चार्ज से जिस भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वहाँ तक की दूरी पता हो तो हम किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव है तो दो पोल होंगे। इसमें ये ऐसा होता है, वैद्युत द्विध्रुव दो आवेश होते हैं, एक -Q दूसरा +Q, और इनके बीच की दूरी है 2L। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, दो आवेशों का, एक आवेश -Q दूसरा +Q, दो आवेशों का ऐसा निकाय जो परिमाण में बराबर, एक -Q है दूसरा +Q है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो Q है। तो दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जो परिमाण में बराबर, विपरीत बराबर हों, विपरीत तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर सुन लेंगे, दो आवेशों का ऐसा निकाय जो परिमाण में बराबर, विपरीत, एक माइनस है दूसरा प्लस है, परिमाण में बराबर विपरीत तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है किसी एक आवेश के परिमाण, यानी कि -Q +Q, उसका परिमाण है Q। किसी एक आवेश के परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा जो होती है, वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश की ओर। इसका उदाहरण आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो उदाहरण बताइए। उदाहरण होता है इसका H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr आदि, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण होते हैं। उसकी जब बीमा देखते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा देखेंगे। बीमा के लिए वही है, ये कूलाम आवेश का मात्रक, आवेश की बीमा होती है AT, अभी पहले बताइए। मीटर लंबाई का मात्रक, लंबाई की बीमा होती है L, तो इसकी बीमा हो जाती है ATL।
अब इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अक्षीय स्थिति होती है वो एक्स अक्ष होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया है, तो इसमें लिख लेते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी है 2l। इसका ये मिड पॉइंट है O। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु O ये है, और मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी आपको जो पहले डेरिवेशन बताया था उसमें बताया था कि फॉर्मूला था E बराबर 1/4πε0 के और Q/r²। जिस भी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, चार्ज से उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। दो चार्ज हैं यहाँ पर, -q, दूसरा +q। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें +q चार्ज से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए और -q चार्ज से भी बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। अब ये AB है, इसके बीच की दूरी 2l है, O इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी l, और ये भी कितनी होगी l। O से P तक की दूरी है r, O से B तक की दूरी है l, तो B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस l, तो यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस के l। अब हम देखते हैं कि O तक की डिस्टेंस है r, A तक की डिस्टेंस कितनी है l, तो A से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी r प्लस l। अब देखेंगे हम कि प्लस चार्ज के कारण निकाल लेंगे एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस चार्ज के कारण निकाल लेंगे। अब देखेंगे +q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम ये देखते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। बिंदु P पर +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, उसे मान लेंगे हम E1। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है, और उसे मान लेंगे हम E2। किसी को भी E1 और E2 मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो अंदर के कारण होगी। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है हमारी E1, और E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के +q से दूरी कितनी है r माइनस l का होल स्क्वायर। इसे समीकरण डाल देंगे 1। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी हमारी E2 बराबर 1/4πε0 के q से डिस्टेंस है r प्लस l का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब हम देखते हैं कि जो पॉइंट P है उस पर एक तीव्रता बाहर की ओर E1, दूसरी कितनी है E2 अंदर की ओर है। परिणामी तीव्रता होगी E1 माइनस E2। अब इसके लिए कौन सा बड़ा, बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। हम देखते हैं कि E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q, यहाँ पर भी 1/4πε0 के Q, ये दोनों में सेम है। यहाँ पर r माइनस l, यहाँ पर r प्लस l डिस्टेंस ज़्यादा होगी, r माइनस l डिस्टेंस कम होगी। ज़्यादा से भाग करेंगे तो E2 कम आएगा, कम से भाग करेंगे तो E1 ज़्यादा आएगा। तो जो परिणामी तीव्रता होगी हमारे बिंदु P पर E बराबर वो हो जाएगी E1 माइनस के E2। वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर E1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर E2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के और Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हम देखते हैं 1/4πε0 के Q इसमें भी है, यही इसमें से कॉमन ले लेंगे, तब ये हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4πε0 के Q बाहर लिख लेंगे, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे, E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q, एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लाई उसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर या तो ये कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, या इसका स्क्वायर भी खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के, ये हो जाएगा r प्लस एल प्लस r माइनस एल, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा देंगे r प्लस एल माइनस r प्लस एल और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे l माइनस का l प्लस का कट जाएगा, यहाँ r माइनस का r प्लस का ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा r और r कितना हो गया 2r, l और l कितना हो जाएगा 2l, तब ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के r और r कितना हो गया 2r इंटू l और l कितना हो जाएगा 2l और नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव है उसके बीच की दूरी जो 2l होती है वो अल्प होती है, तो l क्या होगी और भी अल्प होगी, r अधिक डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि जो r की वैल्यू है वो l से अधिक है, तो जो r स्क्वायर होगा वो l स्क्वायर से और भी अधिक होगा। ये कंडीशन जब होती है जब इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अब मान लीजिए r की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों में वो 1 का है, लेकिन जैसे स्क्वायर करते हैं ये 9 हो जाता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अब कितना का डिफरेंस हो गया 5 का। जब 5 का डिफरेंस यानी कि जैसे पावर बढ़ेगी तो अंतर क्या होता है बढ़ता चला जाता है, इसलिए r बड़ा है l से तो r स्क्वायर और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से। ऐसी स्थिति में फिजिक्स में छोटी वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, तब ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 12 को Q के साथ लिख लेंगे इंटू 2r और बटे r स्क्वायर का होल स्क्वायर, l को छोड़ देंगे यहाँ पर। अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया था कि P बराबर होता है Q इंटू 12, जहाँ Q इंटू 12 वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम P। E बराबर 1/4πε0 के Q इंटू 12 वहाँ पर P लिखेंगे इंटू 2r और नीचे r की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 दूनी 4, इस r से एक पावर कम हो जाएगी 3 बचेगी, यानी कि फॉर्मूला आ जाएगा हमारा E बराबर 1/4πε0 के और 2p अपॉन r क्यूब। बस यहीं तक ये डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। इसकी जो थ्योरी होगी वो हम ऊपर जो थ्योरी आती है वो ऐसे लिख सकते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, इसके बीच की अल्प दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। अभी आपको बताया था, माना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है और इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है 2l है। इसका ये मिड पॉइंट है O, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति बाई x होती है, ये निरक्षीय स्थिति है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। -q चार्ज है
दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज से पी तक कितनी डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज से पी तक कितनी डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए। इसके लिए बिंदु पी को हम बी से मिला लेते हैं और माइनस क्यू को भी पी से मिला लेते हैं। ये डिस्टेंस 2l है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी l। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी l। ये कोण 90 एंगल है, सीधा लंब है, ये दूरी है r। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग होगा वो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण निकालना तो वर्ग हटा के इस पर क्या लग जाएगा रूट, जितनी डिस्टेंस ये होगी इतनी ही ये होगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। अब अभी आपको बताया था कि जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता जो होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होती है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी E1, इसे E1 मान लेंगे, वो होगी बाहर की ओर। माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी E2। ये एंगल मान लेंगे कितना है थीटा, ये भी एंगल है थीटा। अब हम देखते हैं, अभी आपको अक्षय स्थिति में बताया था कि एक पॉइंट था P, उस पर ये E1 इधर बाहर की ओर था और E2 क्या था, अंदर की ओर। हम देखते हैं, अभी तक हमने 10वें में पढ़ा है, बल पढ़ा है, कोई पॉइंट होता है, कोई लट्ठा रखा होता है, एक व्यक्ति 10 न्यूटन के बल से इधर की ओर खींचता है, दूसरा 5 न्यूटन के बल से इधर की ओर खींचता है, परिणामी कितना होगा, 10 में से 5 को घटा लेते हैं। ये भी सीधा सीधा पॉइंट में था। अब ये जो डायरेक्शन यहाँ पर है, ये E1 और E2 जो हैं इनकी एक डायरेक्शन नहीं, E1 इस लाइन पर है, E2 इस लाइन पर है, तो सीधा सीधा ना घटा सकते हैं हम, ना ही यहाँ जोड़ सकते हैं। इसके लिए करते हैं हम एक सीधी समांतर रेखा, AB के समांतर रेखा खींच लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, एकांतर कोण है। जिसका घटक तोड़ना है और जिस अक्ष पर तोड़ना है उसे देख लेते हैं। E1, अब ये E2 है, ये एंगल थीटा, इस रेखा पर बना कोण है, ये भी कितना होगा थीटा होगा। E1 का घटक तोड़ेंगे तो जिसका घटक तोड़ना हो, जिस अक्ष पर तोड़ना हो, कोस के साथ उसका एंगल ले लेते हैं, तो E1 के कारण ये घटक हो जाएगा E1 कोस थीटा। यहाँ पर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बचेगा, कोस 90 माइनस थीटा बचा साइन थीटा, तब ये घटक हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा। इसी प्रकार E2 का जो घटक होगा वो हो जाएगा E2 कोस थीटा और दूसरा घटक हो जाएगा यहाँ पर E2 साइन थीटा। अब 4 कंपोनेंट हो गए। E1 के 2 कंपोनेंट, एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्षैतिज, E2 के 2 कंपोनेंट, एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्षैतिज। हम देखते हैं एंगल दोनों का सेम, चार्ज से पॉइंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम, तो जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा। जितना E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, इतना ही E2 साइन थीटा कहाँ है, नीचे की ओर है, यानी कि बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे और दोनों घटक निरस्त हो जाएंगे। दूसरा जो E1 कोस थीटा उधर की ओर है, जिधर की ओर क्या है E2 कोस थीटा, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, बिंदु P पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। इसे समीकरण 1 डाल देंगे। अब हमारा यहाँ से टारगेट बचा, एक तो हम E1 का मान निकाल लेंगे। E1 हमें पता है पॉइंट P पर है और पॉइंट P E1 जो है प्लस क्यू चार्ज के कारण है, बिंदु P तक की दूरी पता है हमें, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है। इसी प्रकार E2 है, E2 माइनस क्यू चार्ज के कारण है, उसकी भी माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस पता है। उसके बाद कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद केवल कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा वो फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, देख लेंगे बार बार बताया जा रहा है, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर होता है।
ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q/रूट से स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा R² प्लस L²। इसको समीकरण डाल देंगे 2। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के Q/ उसकी भी डिस्टेंस सेम है R² प्लस L²। समीकरण डाल देंगे इसको 3। यहाँ पर हमें E1 की वैल्यू पता चल गई, E2 की वैल्यू पता चल गई। अब केवल कोस थीटा की वैल्यू और दिखानी है। लिख लेंगे चित्र से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। ये कोई सी भी त्रिभुज में ले लीजिए कोस थीटा, ये आधार उसका L और कण कितना R² पहले L² का रूट। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा L/R² प्लस L² का रूट। इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर L/R² प्लस L² की पावर 1/2। जो रूट होता है उसकी हाफ पावर लिख लेते हैं। अब E1, E2 और कोस थीटा का मान समीकरण 1 में लिख देंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी E बराबर E1 प्लस E2 और कोस थीटा इससे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। E1 E2 का मान रखेंगे। E बराबर E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² प्लस E2 की वैल्यू भी यही है 1/4πε0 के Q/R² प्लस L²। ब्रैकेट बंद कर देंगे। कोस थीटा का मान है L/R² प्लस L² की पावर 1/2। देखते हैं जितनी है उतनी है, दोनों जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा E बराबर 2 × 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² इंटू L/R² प्लस L² की पावर 1/2। ऊपर होगा E बराबर 1/4πε0 के Q × 2L। 2 को जो है L के साथ लिख लेंगे। नीचे है R² प्लस L² की एक पावर ये, R² प्लस L² की आधी पावर ये। एक और आधी पावर जुड़ेगी तो 1.5 हो जाएगी। और 1.5 पावर का मतलब होता है 3/2। R² प्लस L² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अभी आपको बताया था, लिख देंगे चूँकि P बराबर होता है Q × 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी Q × 2L की जगह रख देंगे P। और R यहाँ पर L से बड़ा है तो R² जो होगा वो L² से और भी बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाता है छोटी वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, लगभग नगण्य हो जाता है। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q × 2L के स्थान पर कितना रख देंगे P। R² प्लस L² की पावर 3/2 है तो L² को छोड़ेंगे तो R² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा और फाइनल डेरिवेशन हमारा आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के और P/R³। अब हम देखते हैं कि अक्षीय निरक्षीय में डिफरेंट ये है कि वहाँ पर 2P/R³ होता है, बाकी सेम। यहाँ पर P/R³ होता है। थ्योरी लिखेंगे अगर इसकी, तो थ्योरी में वही लिखना कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अब पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। अब वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वैद्युत बल रेखाएं कोई वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती हैं। ये बना लेंगे वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है और जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 12। +q चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स होगा वो क्षेत्र की डायरेक्शन में होगा। -q चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इससे एक लंब डाल लेंगे, ये लंब डाल लेंगे, ये कोई पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बल युग्म जब होता है जब दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं। यहाँ पर जहाँ दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे तो वो बल युग्म होगा। -q चार्ज के कारण फोर्स जो है वो क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स है वो क्षेत्र की डायरेक्शन में है। जब ये बल युग्म घुमाते हैं तो ये घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस पर जो इसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उसे लिखते हैं टाउ से। होता प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल इनटू लंबवत दूरी। बल हम जानते हैं क्योंकि वैद्युत बल F बराबर होता है QE। चित्र से साइन थीटा बराबर होता है लंबवत दूरी अपॉन साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ये लंबवत दूरी है, ये कोण 90 अंश होगा, 90 अंश के सामने की वजह कर्ण होगी तो कर्ण कितना है 12। तो लंबवत दूरी बटे कितना हो जाएगा ये 12। लंबवत दूरी हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी 12 साइन थीटा रख देंगे। तब बल आघूर्ण, तब बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल है हमारा QE और लंबवत दूरी है 12 साइन थीटा। ये हो जाएगा टाउ बराबर Q इंटू 12, एक साथ लिख लो। E साइन थीटा को अलग लिख दीजिए। Q इंटू 12 अभी बताया आपको P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो टाउ उस समय अधिकतम होगा। टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा PE और P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपॉन E। यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम तो P बराबर कितना होगा टाउ मैक्सिमम। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण टाउ के बराबर होता है जो 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। ठीक है, अब देखिए पहला चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जितने डेरिवेशन थे इसके सब करा दिए हैं आपको। अब जो इसके नोट्स होंगे, जो बीच में थ्योरी रह गई है उसके जो नोट्स होंगे, नोट्स के माध्यम से सारे डेरिवेशन बिल्कुल 1 बाई 1 ऐसे ही मिलेंगे, उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। वीडियो देखकर एक चीज़ को बारीक से समझते हुए जो चीज़ समझ में आ जाएगी उसके डेरिवेशन को याद करते हुए अपनी कॉपी में नोट्स की सहायता से लिख लेंगे। और अगला चैप्टर अब नई वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।